मैं एक ताबूत में बंद था। ताबूत एक ट्रक में रखा हुआ था और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। ट्रक देर तक चलता रहा, फिर उसकी रफ्तार धीमी होना शुरू हो गई। उसने 2-3 मोड़ काटे। अब मुझे जहाज के टेक ऑफ करने की आवाज सुनाई दी। हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। कुछ वैगनों और गाड़ियों की आवाजें भी आने लगी। मुझे सिर्फ एक ही खदशा था कि अगर कहीं चेकिंग हो गई तो मामला उलट जाएगा। लेकिन जो कंपनी अंडमान में मुकीम इसराइली रेजिमेंट और सरकारी मुलाजिमों और सिक्योरिटी फोर्स वालों के लिए फूड सप्लाई करती थी, मालूम होता था कि उनकी साख बहुत ही काबिल एतबार थी। ट्रक धीमा होते ही रुक गया। दूसरे क्रेटों के साथ मेरा क्रेट भी मूवर की मदद से हवाई अड्डों के बड़े गोदाम में ले जाकर रख दिया गया। इस दौरान में मुझे मजदूरों और अपने ड्राइवर के हंस हंस कर बातें करने की हल्की हल्की आवाजें भी आती रहीं। गोदाम में आने के बाद खामोशी छा गई। मुझे फिर गर्मी लगने लगी। कुछ घुटन भी महसूस हुई। पानी मैं नहीं पीना चाहता था। मैंने ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगा लिया। ठंडी ऑक्सीजन ने काफी सुकून बख्शा। वक्त इतनी आहिस्तगी से गुजर रहा था कि लगता था कि रुक गया है। मैंने अपनी कलाई के साथ बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। जो वक्त मुझे टेक ऑफ करने का बताया गया था, उस हिसाब से अभी जहाज पर मेरे क्रेट के लादे जाने में काफी देर थी। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश की लेकिन नींद ना आई। मैंने आंखें खोल दी। क्रेट में कब्र जैसी तारीकी छाई थी। शायद मेरे ऊपर भी 2-1 क्रेट पड़े थे, मगर पहलुओं की जानिब से ताज़ा हवा आ रही थी, जिसका मतलब था कि दाएं बाएं कोई क्रेट या खोखे मौजूद नहीं थे। इसका इंतजाम लाजमी तौर पर हमारे ट्रक के ड्राइवर ने होशियारी और अपने असर व रसूख से काम लेते हुए किया होगा। मैं आंखें फाड़े कलाई की घड़ी को तक रहा था। घड़ी की सेकंडों वाली सुई का फास्फोरस चमक रहा था। सुई टिक टिक करती चक्कर में घूम रही थी। एक एक सेकंड बड़ी देर बाद और काफी मुश्किल के साथ गुजर रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं, बाजू और टांगें बिल्कुल सीधी कर लीं और एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नींद तो जैसे उनका हो गई थी। दिमाग बिल्कुल खुश्क हो रहा था, साथ ही गला भी खुश्क होने लगा। मैंने हाथ से टटोल कर प्लास्टिक की मशरूब वाली बोतल उठाकर उसका ढकना खोला और मुंह के साथ लगाकर ठंडे मशरूब के 1-2 घूंट पिए। फिर बोतल बंद करके सरहाने की जानिब रख दी। इर्द गिर्द गहरी खामोशी छा रही थी। पहले 2-1 हवाई जहाजों के टेक ऑफ करने की आवाजें सुनाई थी, मगर अब ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे मैं किसी गुमनाम और पुरानी कब्र में पड़ा हूँ। अगर मुझ पर गनूदगी तारी होती तो हो सकता था कि वक्त आसानी से गुजर जाता, मगर ताज़ा और ठंडी ऑक्सीजन का सांस मेरे आसाब को पूरी तरह बेदार रखे हुए था। उसी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। थोड़ी ही देर बाद मुझे घुटन महसूस होने लगी। दीवार के सुराखों में से नाकाफी हवा अंदर आ रही थी। ऑक्सीजन मास्क रख कर सादिया ने बड़ी अक्लमंदी की थी, वरना मेरे साथ इस कब्रनुमा लकड़ी के खोखे में लेटे लेटे कोई हादसा हो सकता था। खुदा खुदा करके वो वक्त आया कि बाहर से गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक जहाज ने लैंड किया। उसके बाद गोदाम के बड़े दरवाजे के खुलने और मूवर के चलने की आवाजें आईं। इस मूवर के आगे लोहे के लंबे बाजू लगे हुए थे, जो बड़े से बड़े क्रेट को अपने बाजुओं में उठाकर बड़ी आहिस्तगी से बाहर लाकर ट्रक पर रख देता। फिर मेरे क्रेट को भी फर्श पर से उठा लिया गया। उसके बाद एयरपोर्ट के लोडर पर रखा गया। लोडर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट के अंदर हमवार रनवे पर चला जा रहा था। मुझे सुराखों में से बड़ी ताज़ा हवा आने लगी थी। मैं सुराख में से बाहर नहीं देख सकता था। लोडर किसी ऊंची लगी बहुत तेज लाइट के पास से गुजरा तो सुराख में से रोशनी की एक लकीर मेरे मुंह के करीब से होकर पीछे को निकल गई। लोडर शायद कार्गो तैयारे के नीचे जाकर रुक गया था, क्योंकि मुझे तैयारे के पास खड़े उस व्हीकल के इंजन की तेज आवाज आ रही थी जो तैयारे में तेल भर रहा था। दूसरे क्रेटों के साथ मेरे क्रेट को भी लोहे की एक चौड़ी बेल्ट पर रख दिया गया, जिस पर मैं एक झटके के साथ गिरा था और लोहे की बेल्ट के स्प्रिंग और चादर की आवाजें बुलंद हुई थी। मुझे धचका लगा और अगर मैं हुक्कों को न पकड़ता तो यकीनन मेरा सर ऊपर क्रेट की छत से टकरा जाता। उस बेल्ट पर मेरा क्रेट देर तक पड़ा रहा, यहाँ तक कि मुझे सुराख में से सुबह की फीकी फीकी हल्की नीली रोशनी आती दिखाई थी। सुबह हो रही थी। क्रेट के ताबूत में गर्मी बढ़ रही थी। मैं ज्यादा हरकत भी नहीं कर सकता था कि कहीं आवाज पैदा न हो और बाहर किसी को शक न पड़ जाए। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ऑक्सीजन मास्क मुंह से लगा लिया। मेरी टांगें अकड़ने लगी। मैंने सोचा अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। अभी तो 10-12 घंटों का सफर दरपेश है। मैंने अपने मकसद की अजमत को याद करते हुए अपने अज़्म और हौसले को बुलंद रखा और आंखें बंद कर लीं। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब मुझे भी दूसरे सामान के साथ कार्गो तैयारे के लगेज चैम्बर में रख दिया गया। इसका सबूत मुझे इस बात से मिला कि चैम्बर का निचला दरवाजा एक खास आवाज के साथ बंद होकर खुद ब खुद लॉक हो गया था। लॉक लगने की धीमी सी क्लिक की आवाज भी मैंने साफ सुनी थी।
उसके साथ ही मेरे क्रेट के अंदर जो शदीद गर्मी पैदा हो चुकी थी वो ज़ायल होना शुरू हो गई। ये उस चैम्बर के एयर कंडीशनड होने की वजह से था। पहलू के बारीक और बज़ाहिर नजर न आने वाले सुराखों में से ठंडक अंदर आने लगी। पहले तो मुझे उससे बड़ा सुकून मिला, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरने पर मुझे सर्दी लगने लगी। मैंने फोम की चादर ऊपर खिसका ली। एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया था। अब मेरे सामने इससे भी ज्यादा खतरनाक मरहला था, और ये मरहला मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इस स्टोर रूम से बाहर निकलने का था, जहां इस क्रेट को रखा जाना था। मुझे हिदायत की गई थी कि फरार होने से पहले मैं क्रेट को आग लगा दूं। ये आग ऑक्सीजन मास्क की मदद से बड़ी आसानी से भड़काई जा सकती थी। अब मुझे जहाज के टेक ऑफ करने का इंतजार था। सबसे पहले तो तेल भरने वाला इंजन बंद हुआ और पंपिंग मोटर वहां से हटा दी गई। उसके कुछ देर बाद जहाज को टो किया जाने लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब मुझे वहां से कम कोई नहीं पकड़ सकता। अपनी नई मंजिल मेरे सामने थी। जहाज का रुख जब सीधा हुआ तो उसका एक इंजन स्टार्ट हो गया और उसने अपने तौर पर रनवे की तरफ चलना शुरू कर दिया। फिर वो रनवे पर एक जगह पहुंचकर रुक गया और उसके जेट इंजन एक के बाद दीगरे गरज उठे। जहाज हिलने लगा। मैंने क्रेट के अंदर लेटे लेटे साइड्स की हुक्कों को मजबूती से पकड़ लिया। जहाज रनवे पर दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार तेज से तेजतर होती चली गई। जहाज में गोया भौंचाल सा आ गया था। पूरी रफ्तार से जब वो टेक ऑफ पॉइंट पर आया तो एक हल्के से झटके के साथ उसने जमीन छोड़ दी और एक झकोला खाता हुआ ऊपर को उठने लगा। टेक ऑफ करने से पहले तब्दीली ये वाक़ हुई कि जहाज का शोर कम हो गया। दूसरे ये हुआ कि चैम्बर में सर्दी बढ़ने लगी। एयर कंडीशनिंग में इजाफा हो गया था, मगर फोम का कंबल मुझे सर्दी से बचाए हुए था। जहाज ऊपर ही ऊपर उठता चला जा रहा था। फिर एक खास बुलंदी पर पहुंचकर वो सीधा हो गया। चैम्बर में हवा का दबाव नॉर्मल था, मगर न जाने क्यों किसी वक्त मुझे अपना सांस रुकता महसूस होता। मैंने ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर चढ़ाए रखा। जहाज एक खास रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपने सरहाने रखे प्लास्टिक के लिफाफे में से एक सैंडविच निकाल कर खाया और मशरूब के 2 घूंट पिए। जहाज किसी वक्त डोलते हुए खड़खड़ाता और फिर हमवार हो जाता। किसी वक्त मुझे बेहद घबराहट महसूस होती और जी चाहता कि क्रेट का ढक्कन उठाकर बाहर निकल आऊं, मगर सादिया की हिदायत थी कि ऐसा भूल कर भी न करना, क्योंकि क्रेट को कीलें ठोंकी गई थी और एक बार बाहर निकलने के बाद मैं दोबारा उन कीलों को अपनी जगह पर नहीं ठोक सकता था। ये कील ज्यादा सख्त नहीं थे और मेरे अंदर से थोड़ा सा जोर लगाने से उखड़ सकती थी। मैं मजबूर होकर क्रेट के अंधेरे ताबूत में पड़ा रहा। जहाज की परवाज जारी थी। मैंने घड़ी देखी। हैफा के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए 1 घंटा गुजर चुका था। अभी 9-10 घंटों का सफर बाकी था। मैंने अपनी टांगों के पट्टों की वर्जिश शुरू कर दी। मैं उन्हें सुकेड़ता और फिर छोड़ देता। इसी तरह मैंने बाजुओं और सीने की वर्जिश भी की। इससे मेरे जिस्म में कुछ गर्मी और तवानाई आ गई। खून की गर्दिश भी मामूल के मुताबिक हो गई। जब फजा में परवाज करते 3 घंटे गुजर गए तो मैंने 2 सैंडविचेस मजीद खा लिए और मशरूब के 4 घूंट पिए। अब मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, क्योंकि क्रेट में एक मुर्दे की तरह सीधे लेटे रहने की अजियत से सिर्फ इसी तरह से किसी हद तक निजात मिल सकती थी। लेकिन खुदा जाने नींद कहाँ गायब थी। उसके बावजूद मैंने कोशिश जारी रखी और हैरानी की बात है कि मुझे नींद आ गई, इसलिए कि मैं सारी रात से जाग रहा था। कुछ सैंडविचेस का भी खुमार था। पहले मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। फिर मेरे हलक से 2-1 बार हल्के से खराटों की आवाज निकली जो मैंने खुद भी सुनी। एक बार चौंक कर जागा और फिर कोई होश न रहा। जब आंख खुली तो जहाज गोता खा रहा था। वो एक तरफ को झुका हुआ था और मैं लुढ़क कर दाएं जानिब क्रेट की दीवार से टकरा रहा था। मैंने जल्दी से हुक को पकड़ लिया। मेरे मुंह पर से ऑक्सीजन मास्क हट गया था। जहाज बुलंदी कम कर रहा था। वो एकदम से नीचे जाता और फिर अपने आप को सीधा करके तैरने लगता। इसी तरह जब वो काफी नीचे आ गया तो मुझे एक जोरदार शोर सुनाई दिया। ये जहाज के पहियों के खुलने की आवाज थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा अजाब खत्म हो रहा है। जहाज बिल्कुल सीधा होकर आगे से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि मैं क्रेट के अंदर उछल गया और मेरा सर ढकने की दीवार से जा टकराया। जहाज के पहिए रनवे के साथ लगकर एक बार ऊपर को उछले और दोबारा नीचे आकर लगे। लगेज चैम्बर में उसकी वजह से जोरदार धमाका सा सुनाई देने लगा। जहाज ने रनवे पर दौड़ते दौड़ते अपनी रफ्तार कम कर दी। उसके जेट इंजन बंद हो चुके थे। अब वो रनवे पर धीमी चाल चलता 2-3 मोड़ घूमने के बाद एक जगह पहुंचकर रुक गया। मैंने अपनी कलाई की घड़ी देखी। उस वक्त दोपहर के 5:10 हुए थे। चैम्बर का एयर कंडीशनर अगरचे बंद हो चुका था, मगर सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। उस चैम्बर में खुराक वगैरह के क्रेट भरे थे, शायद इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही ठंडा किया गया था। कुछ सोने से भी दौरान खून कम हो गया था। मैंने फोम का कंबल ऊपर कर लिया। मेरे घुटने लकड़ी के मालूम हो रहे थे। पांव जैसे सूज गए थे। बाजुओं को मैं फिर हिलाता जुलाता रहा था, मगर टांगों को मैं ज्यादा नहीं हिला सकता था।
था। तैयारे के सारे इंजन खामोश थे। अब कुछ लोगों की आवाजें और दूर से किसी वैगन के इंजन की आवाज सुनाई थी। सामान ले जाने वाली गाड़ियां आकर तैयारे के पास रुक गईं। चैम्बर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर दूसरे सामान और क्रेटों के साथ उस क्रेट को भी नीचे उतार दिया गया जिसमें मैं बंद था। मैंने अपने जिस्म को बिल्कुल साकित कर लिया और दोनों तरफ की हुक्कों को मजबूती से पकड़ लिया ताकि हिलाने जुलाने से आवाज पैदा ना हो। क्रेट के सुराखों में से जो हवा अंदर आई उसमें नमी और जनूब मशरकी एशिया के उस्तवाई पौधों की खुशबू थी। मेरे क्रेट को किसी बड़े ट्रक में बेहतियाती से फेंका गया तो मुझे जबरदस्त झटका लगा। मैंने दम साध लिया। मेरा सर एक बार फिर क्रेट की छत से टकरा गया। ये ट्रक रनवे पर किसी जानिब रवाना हो गया। कुछ देर इधर उधर घूमकर वो रुक गया। अब मुझे आदमियों की आवाजें आने लगी। मैंने हमतन गोश होकर सुना। ये लोग इब्रानी जबान में बातें कर रहे थे। यकीनन ये इसराइली थे और मैं अंडमान के उस जजीरे में पहुंच गया था जहां सोनिया कैद थी और जहां वैसे पहुंचना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। उसके बाद किसी बड़े गोदाम की रेलिंग वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई और उसके साथ ही मेरे वाला ट्रक आगे बढ़ा। वो गोदाम में दाखिल हो गया था क्योंकि उसके इंजन की आवाज में गूंज पैदा हो रही थी। अब मुझे सिर्फ एक ही खतरा था कि गोदाम में जहां मुझे रखा जाएगा वहां मेरे क्रेट के ऊपर कोई दूसरा क्रेट न रख दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बदकिस्मती देखिए कि जिसका मुझे खतरा था वैसा ही हुआ। जब मेरा क्रेट ट्रक में से उतार कर मूवर की मदद से गोदाम में फर्श पर टिका दिया गया तो दूसरे लम्हे मुझे अपने ऊपर एक और क्रेट रखने का धमाका सुनाई दिया। मेरा दिल डूब सा गया। न सिर्फ ये बल्कि उसके ऊपर एक और क्रेट रखने की आवाज सुनाई दी। मैंने मायूसी से आंखें बंद कर ली। अब मैंने ये दुआ मांगनी शुरू कर दी कि मेरे दाएं बाएं क्रेट न हो। फिर तो मेरे लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। मुझे कोई अंदाजा न हो सका कि बाहर क्या हो रहा है। ट्रक चला गया। मजदूरों की आवाजें भी दूर होती होती गायब हो गईं। उसके बाद गोदाम के रेलिंग वाले बड़े गेट के जोर से बंद होने की आवाज आई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब मैं गोदाम में अकेला था और बाहर निकलने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर सकता था। सबसे पहले मैंने क्रेट की छत पर उंगली से ठोका। आवाज भारी थी जिसका मतलब ये था कि मेरे ऊपर भी क्रेट रखे गए थे। मैंने दाएं जानिब क्रेट की लकड़ी की दीवार उंगली से बजाई। उस तरफ से भी भारी और बोझल आवाज आई। मेरी दाएं जानिब भी क्रेट रखे थे। अब उम्मीद की एक ही किरण थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ बाएं जानिब वाली दीवार पर ठोक दिया। आवाज कदरे खोखली थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कम से कम एक पहलू खाली था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैं कीलें उखाड़ कर क्रेट से बाहर कैसे निकलूं। मेरे पास कोई औजार भी नहीं था। इस बात का सादिया को भी ख्याल नहीं आया था कि अगर मैं दूसरे सामान के नीचे बंद हो गया तो क्या करूंगा। बहरहाल मैंने कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले तो जो सैंडविच बाकी बचा था मैंने उसे खाया। मशरूब की बोतल के चंद घूंट पिए और फिर अपनी जेबों को टटोला। मेरी जेब में इंडियन करेंसी और साइलेंसर लगे पिस्तौल के सिवा दूसरी कोई शय नहीं थी। मैंने अपनी हथेली क्रेट के पहलू की दीवार के साथ लगाकर पूरा जोर लगाया। लकड़ी की दीवार पर कोई असर न हुआ। एक बार तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कहीं ये क्रेट मेरा ताबूत तो साबित नहीं होगा। मौत के ख्याल ने मेरे अंदर एक नई तवानाई भर दी और मैंने दोनों हथेलियां खोखे की पहलू वाली दीवार से लगाकर जोर लगाना शुरू कर दिया। आधे घंटे की कोशिश के बाद दीवार जरा सी पीछे को हट गई मगर मेरा सांस फूल गया और बाजू शल हो गए। मैंने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क मुंह से लगाया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उस मकाम से लकड़ी का तख्ता जरा सा पीछे हटता चला गया और क्रेट के अंदर दिन की रोशनी आती गई। मैंने उखड़े हुए तख्ते के साथ सबसे पहले अपनी नाक लगाई और ताजा हवा में गहरे गहरे सांस लिए। फिर झांक कर बाहर देखा। ये एक वसीओ अरीज गोदाम था। मुझे छत नजर नहीं आ रही थी लेकिन सामने दीवार के साथ बड़े बड़े खोखे और क्रेट लगे हुए थे। तख्ता एक जगह से खुल गया था। अब उसे अलग करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। उसे उखाड़ने में मजीद 15-20 मिनट लग गए। तख्ते में जो कील थे उनका रुख मेरी तरफ था। मैंने तख्ते को दरमियान में से हथेली का जोर लगाकर बाहर गिरा दिया। उसके फर्श पर गिरने से हल्की सी आवाज पैदा हुई। मैंने फौरन गर्दन निकाल कर बाहर देखा। गोदाम खाली था। वहां कोई इंसान नहीं था। मैंने सबसे पहले क्रेट में से अपनी टांगे बाहर निकाल कर फर्श से लगाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खड़ा नहीं हो सकूंगा। मैंने टांगों को 2-3 बार आगे पीछे किया और फिर क्रेट से बाहर निकल आया। निकलते ही मैं फर्श पर बैठ गया। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे और पांव जैसे सूज गए थे। मैं बैठे बैठे उनको हाथों से मलने लगा। उनमें खून की गर्दिश तेज हुई तो पांव में जान आ गई। मैंने सामान के बड़े बड़े खोखों की ओट से गोदाम के बड़े गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। छत काफी ऊंची थी। छत के साथ दीवार पर रोशनदान बने थे जिनमें से गुरूब होते सूरज की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क बाहर निकाल लिया। मेरे सरहाने एक लाइटर भी रख दिया गया था ताकि वहां से फरार होते वक्त मैं अपने क्रेट को आग लगा सकूं। मैंने ये लाइटर अपनी जेब में संभाला और लकड़ी के उखड़े हुए लंबे तख्ते को क्रेट के साथ इस तरह लगा दिया कि दूर से देखने पर किसी को उस पर शक न हो। अब मैंने गोदाम का जायजा लिया। इस गोदाम में कोई खिड़की नहीं थी। उसकी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और फजा में बेहद नमी थी।
सिर्फ चंद एक रोशनदान ही थे जो फर्श से काफी बुलंद और छत के बिल्कुल साथ साथ बनाए गए थे। इन रोशनदानों पर लोहे के जंगले लगे थे। मैं थक से रह गया। महसूस हुआ कि मैं कैद खाने में बंद होकर रह गया हूँ। अव्वल तो मैं रोशनदान तक ना पहुंच सकता था। अगर किसी तरह पहुंच भी गया तो रोशनदान के लोहे के जंगले में कैसे तोड़ सकूंगा। वक्त गुजरता जा रहा था। हो सकता था कि कुछ देर बाद सामान बाहर निकालने के लिए लोग आ जाएं। मैं बड़ी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये बात भी मेरे पेश नजर थी कि दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता था। बाहर जरूर पहरा होगा। मेरे पकड़े जाने का कवी इम्कान था। उसके लिए मुझे हर हालत में रात का अंधेरा हो जाने का इंतजार करना था। इस दौरान में गोदाम में सामान ले जाने वाले भी आ सकते थे। अगर मैं सामान के पीछे उनकी नजरों से छुप भी जाता तब भी मेरा एक तरफ से खुला हुआ क्रेट मेरा भांडा फोड़ देने के लिए काफी था। अजीब उलझन के आलम में था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि किसी तरह से रोशनदान के पास जाकर बाहर झांक कर देखा जाए कि बाहर कैसा माहौल है। रोशनदान गोदाम के चारों तरफ बने हुए थे। खुशनसीबी से एक रोशनदान के नीचे बड़े बड़े लकड़ी और टीन के संदूक ऊपर तक चले गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से पांव टिकाता उन संदूकों के ऊपर चढ़ गया। रोशनदान मुझसे सिर्फ 1 फुट ही रह गया था। मैंने उछलकर रोशनदान के आहनी जंगले को पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि जंगला बाहर की तरफ से खुला है, यानी उसे बाहर की तरफ खोला जा सकता है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने दरे जिंदा खोल दिया है। मैंने सलाखों को मजबूती से पकड़कर अपने सर को ऊपर किया और बाहर देखा। सूरज की गुलाबी रोशनी में मुझे सामने रनवे की एक पट्टी नजर आई, जिसके पीछे नारियल और ताड़ के दरख्तों की कतारें पसे मंजर की छोटी छोटी पहाड़ियों तक चली गई थी। ये जगह फरार होने के लिए मौजू थी। मैंने जंगले को आहिस्ता से 2-1 बार बाहर की तरफ धकेला। जंगला किसी छोटे से साइबान की तरह बाहर की तरफ से उठकर फिर नीचे आ जाता। मैं जल्दी से नीचे उतर आया। अब मुझे किसी रस्सी की तलाश थी। गोदाम में जगह जगह कागज और खुश्क घास के रेशे बिखरे हुए थे। मैंने सामान के आगे पीछे हर जगह देखा, मुझे रस्सी कहीं न मिली। अचानक मेरी नजर एक बहुत बड़े बक्स पर पड़ी जिसको चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया गया था। ये रस्सी मेरे लिए कमंद का काम दे सकती थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की मगर उसकी गांठें बड़ी पक्की थीं। बहुत जल्द मेरी उंगलियां दर्द करने लगी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। दोबारा कोशिश की तो रस्सी की गांठें जाम हो चुकी थीं। मैंने सोचा कोई टीन का पतरा तलाश करना चाहिए। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने साथ शिकारी चाकू न रख कर किस कदर गलती की थी। मगर थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे टीन की एक पतरी मिल गई। मैंने उसको रस्सी पर रगड़ना शुरू किया। काफी वक्त के बाद मैं रस्सी को एक जगह से काटने में कामयाब हो गया। अब रस्सी को भारी संदूक के नीचे से निकालने का कठिन मरहला दरपेश था। संदूक इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सकता था। मैंने जोर लगाकर रस्सी को खींचा मगर वो संदूक के नीचे इस तरह दबी हुई थी कि जरा सी भी अपनी जगह से न हिली। जब मैं रस्सी को संदूक के नीचे से निकालने में किसी तरह से भी कामयाब न हो सका तो नाचार मैंने रस्सी को पतरी की मदद से 4 जगह से काट दिया। फिर उन चारों टुकड़ों को आपस में पक्की गांठों से जोड़ दिया। ये रस्सी 6 गज से ज्यादा लंबी नहीं थी, जबकि गोदाम की दीवार रोशनदान से नीचे 40 गज से कुछ ज्यादा ही बुलंद होगी। मैंने घूम फिर कर रस्सी के मजीद टुकड़े तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर भी मैं भारी भरकम खोखों, क्रेटों और संदूकों के पीछे जाकर रस्सी के टुकड़ों को तलाश करता रहा। इतने में बाहर किसी भारी ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। ये भारी ट्रक गोदाम के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैं भागकर पहले तो अपने ताबूत नुमा क्रेट के पास आया कि उसके अंदर छुप कर लेट जाऊं, मगर अब उसमें दाखिल होना और फिर उखड़े हुए तख्ते को दोबारा अपनी जगह पर लगाना मुश्किल था। मैंने तख्ते को वैसे ही क्रेट के साथ लगा रहने दिया और सोचा अगर अंदर कोई आया तो मैं कहीं छुप जाऊंगा। मैं एक क्रेट के पीछे खड़ा बाहर कई आवाजों पर कान लगाए हुए था। बाहर एयरपोर्ट के लोडरों के हंस हंस कर बातें करने और एक दूसरे से मजाक करने की आवाजें आ रही थी। फिर गेट के खुलने की आवाज गूंजी। मैं लपक कर कोने वाले सामान के पीछे चला गया और सांस रोक कर वहीं बैठ गया। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि ये कमबख्त लोडर उसी सामान को उठाने ना आ जाएं जिसके पीछे मैं छुपा बैठा था। ये किस्मत का खेल था। वो उधर आ भी सकते थे और नहीं भी आ सकते थे। मूवर के इंजन की आवाज गोदाम में गूंजी और फिर एक जगह रुक गई। मैंने दम साध रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। अगरचे मेरा एक पिस्तौल इतने सारे आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता था, ताहम मैं इतनी आसानी से गिरफ्तार होना भी नहीं चाहता था। गोदाम के दूसरे कोने से सामान लादा जा रहा था। अभी तक मैं खतरे की जद में था। ये लोडर मेरी तरफ भी आ सकते थे। मजदूर ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो सिर्फ चंद एक क्रेट ही उठाने आए हैं।
शायद उनमें ऐसी खुराक थी जिसके खराब हो जाने का अंदेशा था। खुदा खुदा करके ये लोग मतलूबा क्रेट उठाकर बाहर ले गए, फिर क्रेट बंद कर दिया गया। जब तक बाहर वाला ट्रक सामान लेकर वापस नहीं चला गया, मैं खोखों के पीछे ही छुपा रहा। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो मैं सामान के पीछे से बाहर निकला। गोदाम की छत से जो बल्ब लटक रहे थे वो रोशन हो गए थे। मैंने रोशनदानों की तरफ निगाह डाली। बाहर दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। अब मुझे रात होने का इंतजार करना था। मैं अपने ताबूत नुमा क्रेट में से मशरूब की बोतल निकाल कर पीने लगा। गैस मास्क मेरी गर्दन में लटक रहा था। पिस्तौल मैंने जेब में रख लिया था। वक्त गुजरता चला गया। रोशनदान में से जो दिन की फीकी फीकी रोशनी दिखाई देती थी उसकी जगह अब अंधेरा छा गया था। मैंने घड़ी देखी, शाम के 7 बज रहे थे। मुझे कुछ देर मजीद वहां बैठना था। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोदाम में अब किसी के आने का इम्कान नहीं था। जरूरी सामान गोदाम से ले जाया जा चुका था। थोड़ा बहुत चलने फिरने से मेरी टांगों का दौरान खून फिर से नॉर्मल हो गया। पाँव की सूजन भी खत्म हो चुकी थी। जब रात के 8 बज गए तो मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और उन संदूकों की तरफ बढ़ा जो रोशनदान तक चले गए थे। मेरा वहां ज्यादा देर रहना भी मुनासिब नहीं था। अब मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था। मैं संदूकों के किनारों पर पांव रखता ऊपर तक चला गया। सबसे आखिरी संदूक पर खड़े होकर मैंने एक बार गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। फिर 4 जगहों से जुड़ी हुई रस्सी को खींचकर तसल्ली की। ये रस्सी नायलॉन की नहीं बल्कि नारियल की छाल की थी। अंडमान में चूंकि नारियल बहुत होता है इसलिए वहां नारियल की रस्सियां आम थीं और ये रस्सियां बेहद मजबूत होती हैं। मैंने उछलकर रोशनदान के जंगले को बाहर की तरफ किया और उसमें सिमटा कर बैठ गया। बाहर निगाह डाली। बाहर रनवे की पट्टी पर थोड़े थोड़े फासले पर जमीनी रोशनी झिलमिला रही थी। इन रोशनियों के अलावा वहां सामने नारियल के दरख्तों तक कोई खंबे वाली रोशनी नहीं थी। नारियल के दरख्त रात के अंधेरे में घुल मिल गए थे। मैंने नीचे झांक कर देखा। गोदाम की दीवार वाकई काफी ऊंची थी। यहाँ कुछ फासले पर एक फुटपाथ था जहाँ एक खंबे से लगी ट्यूब रोशन थी। उसकी रोशनी गोदाम की दीवार तक बराबर पहुंच रही थी। मैंने गहरी निगाह से जायजा लिया। गोदाम के आसपास कम से कम उस जानिब कोई इंसान दिखाई न दिया। हो सकता है गोदाम के गेट की जानिब पहरा लगा हो या यहाँ भी रात के गहरा होते ही सिक्योरिटी वालों की गश्त शुरू हो जाए। मुझे जल्दी से काम लेना था। मैंने रस्सी को लोहे के जंगले के साथ बांध कर नीचे गिरा दिया। मैंने उसे हिलाकर देखा। रस्सी आधी दीवार तक ही बमुश्किल पहुंची थी। इतनी बुलंदी से नीचे छलांग लगाने से आवाज भी पैदा होती और मुझे चोट लगने का भी इम्कान था। मैंने गर्दन घुमाकर अपनी बाएं जानिब देखा तो मुझे रोशनदान के मकाम से थोड़ी दूर ट्रैश ढेर सा दिखाई दिया। ये मेरे लिए गद्दे का काम दे सकता था। मैंने रस्सी को दोबारा ऊपर खींचकर उसे रोशनदान के अंदर की तरफ लटका दिया। फिर संदूकों पर से उतरकर गोदाम में अपने ताबूत नुमा क्रेट के पास आया। अब मुझे अपने उस ताबूत को आग लगाना थी। ऑक्सीजन मास्क को मैंने क्रेट के अंदर रखा, लाइटर रोशन किया, उससे एक कागज को आग लगाई और क्रेट के अंदर फेंक दिया। आग का शोला प्लास्टिक मास्क से लगा तो ऑक्सीजन ने एक हल्के से धमाके के साथ आग पकड़ ली। फिर ये आग फोम के कंबल तक जा पहुंची। ताबूत में से धुआं और आग के नीले नीले शोलों की नोकीली जबानें बाहर निकल रही थी। मैं दौड़कर संदूकों के ऊपर चढ़ गया। रस्सी की मदद से रोशनदान पर चढ़ा और रस्सी दूसरी तरफ फेंक दी। फिर जंगला आहिस्ता से उठाया और खुद भी एक माहिर और तजुर्बाकार चोर की तरह नीचे लटक गया। मैं नीचे उतरता उतरता रस्सी के आखिरी सिरे तक आ गया। फिर उसे हल्का सा झकोला दिया और खुद को बाएं जानिब वाले ट्रैश के ढेर पर गिरा दिया। मैं प्लास्टिक के रद्दी लिफाफों, खुश्क घास और रद्दी कागजों के ढेर में नीचे तक चला गया। मैंने एक तरफ से अपने आप को ट्रैश के उस ढेर में से निकाला और सामने वाले नारियल के दरख्तों को टारगेट बनाकर कोहनियों के बल उस तरफ रेंगने लगा। मैं घास और गार्डिनिया की झाड़ियों में से गुजरता रनवे पर आ गया। जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर नीली और सुर्ख बत्तियां रोशन थी। उस जगह को उबूर करते हुए मैं देखा जा सकता था, लेकिन आसपास मुझे कोई इंसान, कोई सिपाही या पहरेदार दिखाई न दिया। मैं खुदा का नाम लेकर अपने आप को रनवे पर ले आया और तेजी से रेंगता पट्टी की दूसरी तरफ नशेब में अपने आप को गिरा दिया। फिर उठा और झुककर नारियल के दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। अब आगे खारदार तार की दीवार आ गई। ये खारदार तार लकड़ी के साथ बंधी हुई थी। उसके नीचे से गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके ऊपर भी नहीं चढ़ा जा सकता था क्योंकि तार में जगह जगह से नोकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। मैं चंद कदम दीवार के साथ साथ मगरिब की तरफ चला। फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं किसी पहरेदार से मुठभेड़ न हो जाए। फजा में बड़ा हब्स था और आसमान पर कहीं तारे थे और कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। दूर पहाड़ियों के खाके रात के अंधेरे में डूबे हुए थे। मैं खारदार तारों वाली दीवार के साथ झुक कर चल रहा था। कोई 50 कदम चलने के बाद आगे एक छोटा सा खुश्क नाला आ गया जो खारदार तारों की बाड़ के नीचे से गुजर रहा था। मगर जहाँ नाला बाड़ के नीचे आता था वहाँ बहुत सा झाड़ झनकार जमा करके डाल दिया गया था। मैं नाले में उतर गया और सूखी शाखों को एक तरफ हटाने के बाद बाड़ की दूसरी जानिब चला गया। अब मैं आजाद था और एयरपोर्ट की हुदूद से बाहर।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।